यूनरी फेज डायग्राम हम लोग डिस्कस किए हैं। यूनरी फेज मतलब सिंगल कंपोनेंट, लेकिन ज़्यादातर जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उनमें एक कंपोनेंट का नहीं होता। प्योर मेटल तो ऐसे भी गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, बाकी सब प्योर फॉर्म में मिलते भी नहीं है। तो हम जब मटेरियल में एक से ज़्यादा कंपोनेंट के होते हैं तो डिस्कस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं दो कंपोनेंट अगर हो तो क्या होगा। फिर दो का हम लोग जब समझ जाएंगे तो उसमें 3, 4, 5 कोई दिक्कत नहीं समझने में। दो कंपोनेंट अगर हम ले रहे हैं जैसे एक्स एंड वाई किसी सिस्टम में है, ठीक है, एक्स एंड वाई दो कंपोनेंट जब हम लेते हैं तो क्या कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में मिल जाए, यानी सॉल्युबल इन लिक्विड जिसको कहते हैं लिक्विड सॉल्युबिलिटी, और दोनों सॉलिड में भी मिल जाए, सॉलिड सॉल्यूशन बना ले, यानी सॉल्युबल इन सॉलिड, सॉलिड सॉल्युबिलिटी भी है। तो पहला कंडीशन हो सकता है सॉल्युबल इन लिक्विड एंड सॉल्युबल इन सॉलिड। यानी ये हम कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई में लिक्विड सॉल्युबिलिटी भी है और कंप्लीट है लिक्विड सॉल्युबिलिटी और सॉलिड सॉल्युबिलिटी, दोनों है सॉलिड सॉल्युबिलिटी। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सॉल्युबल इन लिक्विड बट पार्शियली सॉल्युबल इन सॉलिड। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है सॉल्युबल इन लिक्विड बट पार्शियली, आंशिक रूप से पार्शियली सॉल्युबल इन सॉलिड। कहने का मतलब है लिक्विड सॉल्युबिलिटी तो पूरा है, लिक्विड स्टेट में पूरा है, भूल जा रहे हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में पूरा नहीं है, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से क्या मतलब है समझो कि जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हो तो एक सॉल्वेंट होता है जिसका मात्रा ज्यादा होता है। पानी में चीनी मिला रहे हो तो पानी सॉल्वेंट है और चीनी सॉल्यूट है। तो जब आप सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो, मान लो y को आप x में मिला रहे हो, x की मात्रा एक लिमिट से ज्यादा है तो y को सॉल्युबल कर लेगा, लेकिन अगर x की मात्रा उससे कम है या y का मात्रा एक लिमिट से ज्यादा है तो सॉल्युबल नहीं करेगा। उसी को हम लोग कहते हैं पार्शियली सॉल्युबल। y में अगर x को मिला रहे हो तो y का मात्रा एक लिमिट से ज्यादा है तो वो सॉल्युबल करेगा, नहीं है उससे कम है, x का मात्रा एक लिमिट से ज्यादा है तो वो सॉल्युबल नहीं करेगा। इसी को कहते हैं पार्शियल सॉल्युबिलिटी। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है सॉल्युबल इन लिक्विड, यानी लिक्विड सॉल्युबिलिटी बट फॉर्म में डिफरेंट कंपोनेंट वन सॉलिड। यानी ये तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि जब वो लिक्विड में है एक्स एंड वाई मिल गए, लेकिन जब सॉलिड बन जाते हैं तो उसमें एक ऐसा कंपोनेंट बन रहा है जिसमें ना तो एक्स की प्रॉपर्टी आ रहा है ना तो वाई की प्रॉपर्टी दिखाई पड़ रहा है। नॉर्मली जो जिससे बनता है उसकी प्रॉपर्टी उसमें रहता है, चाहे कितना भी फॉर्म चेंज करे। करेले की सब्जी चाहे जैसे भी बनाओ आप, उसमें मलाई फलाई डाल के अगर बनाते हो तो भी करेला का वो जो कड़वापन वो रहेगा। यहां पर ये हो रहा है कि एक्स एंड वाई का जो बना हुआ है और जो चीज बन रहा है सॉलिड के से उसमें ना एक्स की प्रॉपर्टी है ना, जैसे ब्रास है, कॉपर और जिंक का है, ब्रास में ना तो कॉपर की प्रॉपर्टी दिखाई पड़ता है ना जिंक की, वो एक कंडीशन होता है। चौथा कंडीशन ये हो सकता है कि सॉल्युबल इन लिक्विड, यानी लिक्विड सॉल्युबिलिटी है। नॉर्मली लिक्विड सॉल्युबिलिटी होता है बट इनसॉल्युबल इन सॉलिड, लेकिन सॉलिड जब हो रहा है तब सॉल्युबिलिटी नहीं है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी एकदम नहीं है, लिक्विड सॉल्युबिलिटी है। जैसे नमक और आइस ले लीजिए, नमक पानी में घुल जाएगा
लेकिन नमक आइस में नहीं, आइस बनते ही नमक बाहर जाएगा तभी आइस बन सकता है। नमक और आइस नहीं, जैसे ही नमक आइस में जाएगा आइस को पिघला देगा, लिक्विड बना देगा, और नमक भी लिक्विड बन जाएगा। यानी लिक्विड सॉल्युबिलिटी तो है लेकिन सॉलिड सॉल्युबिलिटी नहीं है। पांचवा कंडीशन एक आज कहते हैं कि भैया लिक्विड में इनसॉल्युबल है लेकिन सॉलिड में सॉल्युबल है। कुछ मेटेलिक वेपर वगैरह बना रहे हैं, वो मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं है उसकी ज्ञान, तो वो एक पांचवा कंडीशन जो हमारी क्षेत्र के बाहर है। तो ये चार कंडीशन लिक्विड सॉल्युबिलिटी सॉलिड सॉल्युबिलिटी दोनों है। दूसरा कंडीशन लिक्विड सॉल्युबिलिटी है लेकिन पार्शियल सॉलिड सॉल्युबिलिटी। तीसरा लिक्विड सॉल्युबिलिटी है लेकिन सॉलिड एक अलग तरह की बन रहा है जो कि जिससे बन रहा है उसके प्रॉपर्टी नहीं उसमें दिखाई नहीं पड़ता, आंशिक मात्रा में भी नहीं दिखाई पड़। चौथा कंडीशन है लिक्विड सॉल्युबिलिटी है लेकिन सॉलिड सॉल्युबिलिटी नहीं है। अब हम लोग पहला कंडीशन वाला उसका एक फेज डायग्राम बनाने की कोशिश करें, और क्योंकि यहां दो कंपोनेंट है एक्स एंड वाई, इसलिए कंपोजिशन वेरिएबल आ गया, जिसको हम लोग यूनरी में कांस्टेंट मान लिए थे, इसलिए उसको लिए नहीं थे हम लोग ग्राफ में। अब क्योंकि कंपोजिशन वेरिएबल आ गया इसलिए अब तीन वेरिएबल हो गए, कंपोजिशन वेरिएबल, टेम्परेचर वेरिएबल, प्रेशर वेरिएबल। हमारे पास दो एक्सिस है, हम तीन वेरिएबल को ड्रॉ नहीं कर सकते, तीसरा हम कहां दिखाएंगे। अब जो 3D कुछ लोग कह सकते हैं 3D में दिखा दीजिए, तीसरा डी जो है वो वर्चुअल होता है। 3D पिक्चर वगैरह दिखेगा, चश्मा वस्मा पहन के मुक्का आ रहा है आपकी नाक के पास जैसे लग रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई मुक्का आता नहीं। यहां पर हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, एक ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसमें दो ही एक्सिस है, तो एक को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। हम लोग एनालिसिस जब करते हैं, जब हम उसको समझने की प्रयास करते हैं तो कुछ चीजों को मानना पड़ता है, तभी जाके हम समझ सकते हैं, फिर रियलिटी में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहां पर मानेंगे तो हम लोग नॉर्मली जितने इंजीनियरिंग वर्क करते हैं उसमें टेम्परेचर फैक्टर ज्यादा कंसीडर करते हैं, प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। प्रेशर वेसल वगैरह या बॉयलर वगैरह में जहां पर प्रेशर का एक फैक्टर के रूप में यूज होता है, वहां प्रेशर को मानते हैं। लेकिन ज्यादातर इंजीनियरिंग वर्क में कभी ये नहीं पंखा बहुत देर चला तो कोई नहीं कहता है प्रेशर नाप लो, कहते हैं कि टेम्परेचर देख लो यार, गर्म तो नहीं हो गया बहुत देर से, तो टेम्परेचर। और नॉर्मली टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफर भी करता है, वेरी भी करता है टेम्परेचर, प्रेशर उतना ज्यादा नहीं करता है। और प्रेशर एक नॉर्मली इतने में, उसके ऊपर गड़बड़, उसके नीचे ठीक ठाक, ये चलता है। टेम्परेचर में रेंज आता है। तो यहां पर हम प्रेशर को अगर कांस्टेंट मान लें तो दो वेरिएबल और हो गया, टेम्परेचर और कंपोजिशन। यानी प्रेशर को हमने कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक मान लिया। तो हम लोग दो कंपोनेंट की ले रहे हैं जिनका लिक्विड सॉल्युबिलिटी भी है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी भी। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की। ये हमारा मान लीजिए इस साइड में, लेफ्ट साइड में x 100% है और y 0%, और y धीरे धीरे राइट साइड की तरफ जैसे बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा और x घटता जाएगा। एकदम एक्सट्रीम राइट में x 0% हो गया और y 100%, और बीच में प्रोपोर्शन हो गया, यहाँ पर 95% x हो गया, 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, 50 60 सॉरी 50 40 30 ऐसे। यानी x यहां पर प्योर है, यहां पर आई x के साथ कोई और नहीं है, प्योर है। तो x को जब आप हीट करोगे, यहां पर हमने यानी x एक्सिस में हमने लिया कंपोजिशन, कंपोजिशन इन परसेंटेज ये लिया, और y एक्सिस में हमने लिया टेम्परेचर। मान लीजिए हमने कहा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इसको हीट करोगे, यानी x 100% है, प्योर x को हीट करोगे, प्योर मेटल एक टेम्परेचर में यहां पर लिक्विड, इधर सॉलिड है। यानी इस टेम्परेचर के ऊपर जब आप पहुंचेंगे लिक्विड हो जाएगा, इसके नीचे सॉलिड होगा। प्योर मेटल एक टेम्परेचर में होता है। उसी तरह यहां y प्योर है, इसको जब आप करोगे तो ये यहां पर लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया।
या हम मान के चल रहे हैं कि वाई का मेल्टिंग टेम्परेचर एक्स से कम है। सेम नहीं हो सकता है, अलग अलग मेटीरियल मेटल है इसलिए नहीं हो सकता है, तो ये है। अब अगर मान लीजिए आप प्योर एक्स प्योर वाई का सिस्टम नहीं ले रहे हैं, आप कोई मिक्स ले रहे हैं, यानी जिसमें एक्स और वाई दोनों है। मान लीजिए ये आप मान लीजिए 80% एक्स है 20% वाई। इसको जब आप हीट करोगे तो क्या एक्चुअली क्या होगा कि जैसे ही आप इस टेम्परेचर में पहुंच जाओगे, इस टेम्परेचर, तो जो यहां वाई वाला पोर्शन है वो मेल्ट करने की प्रयास करेगा, क्योंकि वाई मेल्ट करता अगर प्योर होता है, लेकिन एक्स होने के कारण एक्स अभी मेल्ट नहीं कर सकता है। एक्स कहेगा क्या यार साथ में है, थोड़ा और हीट होने दो, मैं तो अभी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टार्ट हो जाए, यानी लिक्विडिफिकेशन होना, मेल्टिंग होना स्टार्ट होगा, और एक टेम्परेचर तक जाने के बाद वो कंप्लीट। यानी यहां आप देख रहे हैं प्योर में एक ही टेम्परेचर में लिक्विड बन जा रहा है, यहां लिक्विड बनने का एक प्रोसेस चल रहा है, रेंज चल रहा है। ऐसे आप अलग अलग लें तो अलग अलग बन जाएगा, अलग अलग, कहीं स्टार्ट होगा कहीं कंप्लीट होगा, इस तरह की आपको दो दो पॉइंट मिलते जाए, कहीं स्टार्ट कहीं कंप्लीट। अब अगर आप स्टार्ट वालों को जोड़ दो, एंड वालों को जोड़ दो, यानी जहां स्टार्ट हुआ लिक्विडिफिकेशन, जहां एंड हुआ, तो आपको अभी मैं बना रहा हूं एक अच्छा सा बना लो, ऐसे इससे एक ग्राफ आएगा और एक ऐसा ग्राफ ऐसे आएगा, ये इस तरह के आएगा। यानी हमने स्टार्ट वालों को जोड़ दिया कर्व को और एंड वालों को, तो ये कर्व हमको मिल रहा है। तो अगर आप स्टार्ट और एंड वालों को जोड़ें तो ये इस तरह से कर्व, ये जो कर्व मिला, इस कर्व के ऊपर लिक्विड है, इस कर्व के नीचे सॉलिड है, यहां बीच में लिक्विड और सॉलिड दोनों है। इसके ऊपर लिक्विड है, इसके नीचे सॉलिड है, इन दोनों के बीच में लिक्विड और सॉलिड है। जैसे ही आप किसी को हीट करोगे, इस लाइन को टच करते ही लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट होगा, धीरे 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 लिक्विडिफिकेशन बढ़ेगा, यहां लिक्विडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर लिक्विड हो जाएगा। अब इस लाइन को, जिसके ऊपर लिक्विड होता है, इसको कहते हैं लिक्विडस लाइन। इसको कहते हैं लिक्विडस लाइन, यानी जिसके ऊपर लिक्विड होता है, केवल लिक्विड, या जिसको हम कह सकते हैं कि मिक्स या कंबाइंड फेज और लिक्विड फेज को डिमार्क करता है, डिफरेंशिएट करता है। यहां लिक्विड सॉलिड है, यहां केवल लिक्विड है, उनको जो सेपरेट कर रहा है उसी लाइन को कहते हैं लिक्विडस लाइन, और इस लाइन को कहते हैं सॉलिडस लाइन। सॉलिडस लाइन, सॉलिडस लाइन का मतलब जिसके नीचे सॉलिड है, के नीचे सॉलिड है, इसके ऊपर लिक्विड सॉलिड दोनों है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो लाइन है जो कंबाइंड फेज और सॉलिड फेज को डिमार्क कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, दोनों के बीच की एक बाउंड्री है। इट इज ए बाउंड्री बिटवीन द कंबाइंड फेज एंड सॉलिड फेज। लिक्विडस लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड फेज एंड कंबाइंड फेज। तो ये दोनों लाइन के बीच वाला जो पोर्शन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझने की प्रयास करते हैं। एक छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए या मटेरियल चाहिए जिनमें x 90% हो और y 10% हो, और जो हमें अवेलेबल हो रहा है, जो रॉ मटेरियल हमारे पास, वहां उसमें मान लीजिए x 70% है और y 30% है। अब हम क्या करें, या तो ढूंढते रहे x 90% वाले मटेरियल को, हमें जरूरत है, या फिर ये x 70% से हम लोग
X90 वाला बना सके। अगर फेज डायग्राम का हमें ज्ञान हो तो हम लोग इसको बना सकते। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए, जब शिप जाते हैं अंदर 6-6 महीने साल भर के लिए जाते हैं, उनमें काफी लोग भी रहते हैं। अब उनके पीने की पानी, खाने की पानी और यूज करने वाला वो समुद्र की पानी तो कर नहीं सकते, तो कहां से? पोर्ट से चलते समय कुछ पानी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 6 महीने की पानी ले लें। अब 6 महीने की पानी अगर ले और शिप में 5-5 हजार लोग जा रहे हैं तो पता चला कि खाली पानी ही भर जाएगा शिप में, बाकी सामान क्या रहेगा, आदमी कहाँ रहेंगे? ऐसा नहीं है, कुछ दिनों के लिए ले जाते हैं, हफ्ते भर के लिए, 2 हफ्ते ले जाते हैं, लेकिन बाकी वो समुद्र की पानी से निकालते हैं। उनको फेज डायग्राम की ज्ञान रहता है, उन लोग जानते हैं कि कितनी समुद्र पानी से कितनी यूजफुल पानी हम लोग बना सकते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप एक इस कंपोजिशन का 70% एक्स और 30% वाई का एक मटेरियल को, सिस्टम को लेके हीट कर, अब यहाँ लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, फिर ये ऐसे होके यहाँ लिक्विडिफिकेशन कंप्लीट होगा। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि इस टेम्परेचर में क्या है, क्योंकि इस टेम्परेचर में यहां पर लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, दोनों है। जो लिक्विड है उसमें एक्स एंड वाई है, जो सॉलिड है उसमें भी एक्स एंड वाई है, लेकिन सॉलिड की में कितना एक्स और वाई, एक्स वाई का प्रोपोर्शन क्या है, या लिक्विड में एक्स वाई का बराबर नहीं होगा। लिक्विड में वाई ज्यादा हो सकता है क्योंकि पहले वाई लिक्विडिफाई हो रहा है, सॉलिड कम हो सकता है, लेकिन सॉलिड में सॉलिड ज्यादा हो सकता है, लिक्विड कम, एक्स ज्यादा हो सकता है, वाई कम हो सकता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये मिक्स वाले जो ये दोनों के लिक्विड और सॉलिड लाइन के बीच वाले एरिया में किसी भी पॉइंट पे हम जानना चाहते हैं कि जो सॉलिड है उसमें प्रोपोर्शन क्या है एक्स एंड वाई का, लिक्विड में कितना है, सॉलिड में कितना है। तो क्या कहते हैं कि इसी टेम्परेचर को, ये जिस टेम्परेचर में आप देख रहे हो उसी टेम्परेचर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पैरेलल टू द कंपोजिशन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यानी दिस लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द कंपोजिशन लाइन। ये सॉलिड लाइन को जहां कट करेगा ये सॉलिड कंपोजिशन होगा CH, और जहां लिक्विडस लाइन को कट करेगा वो लिक्विड कंपोजिशन होगा CH, सॉलिड कंपोजिशन। यानी जितना सॉलिड उस समय वहां बना है या है, अभी सॉलिड से आ रहा था, लिक्विडिफाई होना शुरू किया था, तो है ये, इसको कहते हैं लिक्विड कंपोजिशन। यानी जो लिक्विड उस समय है वहां जो बना है उसका कंपोजिशन क्या है, कितना एक्स और कितना वाई है लिक्विड में, कितना एक्स और कितना वाई है सॉलिड में। ये मान लीजिए आप कहेंगे 95% एक्स है, 5% वाई है सॉलिड कंपोजिशन, जबकि आप कहेंगे कि भाई लिक्विड कंपोजिशन 88% या 12% एक्स है, 88% वाई है। ये लिक्विड कंपोजिशन कहने का मतलब उस समय जितनी सॉलिड है उसमें 95% एक्स है, उस समय जितनी लिक्विड है उसमें 88% वाई है। तो कहने का मतलब यहां पर आप अगर कहीं पर भी 90% वाला जरूरत था तो 90% वाला कहां मिलेगा। आप ये देख लिए कि इस टेम्परेचर में 90% वाला एक्स मिलेगा। ये टेम्परेचर जैसे ही पहुंच जाए आप वहीं रोक दीजिए और जो सॉलिड है उसको बाहर निकालिए, उसमें एक्स 90% होगा जो आपकी जरूरत था। आपके पास 70% वाला था, हीट करके इसी टेम्परेचर में ले आइए, उस समय जितनी सॉलिड वहां से निकलेगा वही है। हम लोग ऐसे भी थर्मल प्रोसेस के द्वारा ही डिफरेंट, आप अगर जानो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब एक ही रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल से निकलते हैं, अलग अलग थर्मल कंडीशन में अलग करते हैं, तो ये डीजल हो जाता है, ये पेट्रोल हो जाता है, ये केरोसिन ऑयल हो जाता है, इस तरीके का। तो यहां पर आप फिर देखिए, अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट है तो इन दोनों के बीच का जो कंपोजिशन है, इनमें किसी भी कंपोजिशन का आप ले लीजिए, जैसे इसको आपने लिया, यहां ले गया, तो जो सॉलिड बना उसका कंपोजिशन ये हुआ, जो लिक्विड बना उसका कंपोजिशन। कोई और कंपोजिशन ले लीजिए, शुरू में ये आप हीट करिए उस टेम्परेचर तक, उस समय भी जो सॉलिड यहां होगा उसका भी सॉलिड कंपोजिशन ये होगा, क्योंकि लाइन वही ड्रॉ होगा।
उसका भी लिक्विड का पोजीशन वही होगा, क्योंकि लाइन वही ड्रॉ होगा और इसी पॉइंट पे कट करेगा। यानी इसको जो हम लोग जिसको ले रहे हैं उसको ओवरऑल कंपोजिशन कहते हैं, CO, ओवरऑल कंपोजिशन। यानी जहां जिस कंपोजिशन का लेके आप चल रहे हो और जो आपको जरूरत है उसको आप निकाल रहे हो डिफरेंट टेम्परेचर तक हीट करके। तो ओवरऑल कंपोजिशन ये CS और Cl के बीच में कई हो सकते हैं, लेकिन किसी भी ओवरऑल कंपोजिशन को लेके उस टेम्परेचर तक अगर आपने हीट किया तो जो सॉलिड आपको मिलेगा उसका कंपोजिशन यही होगा, जो लिक्विड आपको मिलेगा उसका कंपोजिशन भी यही होगा। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि आप 70% ले जाइए तो भी आपको उसी टेम्परेचर में वही सॉलिड कंपोजिशन मिलेगा। 40% वाला ले लीजिए, यानी 70% वाला X या 40% वाला S, 80% वाला X, कोई भी आप लीजिए, क्योंकि कंपोजिशन आप जानते हैं किसी एक को रिप्रेजेंट आप करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट होगा। X एंड Y दोनों को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। दो कंपोनेंट है तो एक को डिफाइन करो, दूसरा डिफाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये सुनने में अटपटा लग रहा है कि किसी भी कंपोजिशन में सेम होगा। हाँ, ये सही है। किसी भी कंपोजिशन में इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में कोई भी कंपोजिशन लीजिए, उस टेम्परेचर में सॉलिड का कंपोजिशन और लिक्विड का कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाएगी। हर कंपोजिशन में वही होगा। लेकिन फर्क क्या होगा? कंपोजिशन को बदलें, हम अगर इतने परसेंट की कंपोजिशन को ले रहे हैं 85%, या हम इस परसेंट को ले रहे हैं 30% को, फर्क क्या होगा? जो सॉलिड बनेगा, क्वांटिटी ऑफ सॉलिड, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, वो कम ज्यादा होगा। ज्यादा इधर से होंगे तो सॉलिड कंपोजिशन ज्यादा होगा, इधर अगर आप जाएंगे सॉलिड कंपोजिशन कम हो जाएगा। यानी कितना सॉलिड और ओवरऑल कंपोजिशन, मान लीजिए आपने 5 किलो ओवरऑल कंपोजिशन लेके आप हीट किए। अब ये कंपोजिशन, ओवरऑल कंपोजिशन 70% था, आपने हीट किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, सॉलिड बना रहा, वो मान लीजिए 3 किलो है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपोजिशन 30% वाला लिया और उस टेम्परेचर से बचा, जो सॉलिड आपके पास है वो 1 किलो हो गया। क्वांटिटी में फर्क आएगा, वो लीवर प्रिंसिपल से निकालते हैं। जो समुद्र के पानी का है वो लीवर प्रिंसिपल से पता लगाते हैं कितने समुद्र के पानी में कितनी यूजफुल पानी हम निकाल सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग समुद्र के पानी को प्रोसेस में डालते हैं। इसका मतलब है कि क्वांटिटी में फर्क आएगा, कंपोजिशन में फर्क नहीं आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लो, अगर मान लो कि क्वालिटी दूध है, बढ़िया दूध है, उसमें पानी नहीं मिला है, तो 1 किलो आपने दूध लेके छेना फाड़े, आपको 350 ग्राम छेना मिल गया। लेकिन अगर वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें पानी का मात्रा ज्यादा है, तो 1 किलो दूध लेके आप निकालोगे तो हो सकता है कि 100 ग्राम छेना निकले। एक में 350 ग्राम मिल रहा है, एक में 100 ग्राम। लेकिन जहां तक छेना की कंपोजिशन की बात है, दोनों सेम है। ये 350 ग्राम में छेना की कंपोजिशन हुई जो भी है, 100 ग्राम में भी, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। तो ओवरऑल में फर्क करने में, कंपोजिशन में फर्क नहीं आएगा, लेकिन आपकी क्वांटिटी या फ्रैक्शन, उसको फ्रैक्शन कहते हैं, है ना, फ्रैक्शन। सॉलिड फ्रैक्शन कहते हैं, लिक्विड फ्रैक्शन। तो यहां जो हमारी डायग्राम है, ये उस कंडीशन का है जब सॉलिड सॉल्युबिलिटी भी है और लिक्विड सॉल्युबिलिटी भी है, और ये 2 कंपोनेंट का है। इसलिए इस डायग्राम को कहते हैं बाइनरी फेज डायग्राम। लेकिन ये क्योंकि उस कंडीशन का है जब लिक्विड और सॉलिड सॉल्युबिलिटी दोनों है, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल, क्योंकि ये सबसे सिंपल कंडीशन होता है कि सॉलिड सॉल्युबिलिटी भी रहे, और तो इसको कहते हैं सिंपल बाइनरी फेज डायग्राम। क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देते हैं सिंपल बाइनरी फेज डायग्राम ड्रॉ करिए, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द सिंपल बाइनरी फेज डायग्राम, इसको हम लोग कहते हैं। और ये जो आपका है याद रखने वाली, लिक्विडस लाइन क्या है, सॉलिडस लाइन क्या है। हाँ, इस लाइन को, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये है टाई लाइन। को कहते हैं टाई लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाई लाइन इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन
rod in a particular temperature parallel to the composition line। और इसकी इंपॉर्टेंस है, ये बताता है सॉलिड कंपोजिशन कितना होगी, लिक्विड कंपोजिशन क्या होगी उस टेम्परेचर। और हमारी इंपॉर्टेंट जो रहता है, ये दोनों के बीच का जो एरिया है, ये हमारी इंपॉर्टेंस का होता है, हम उसका यूज करते हैं। तो दिस इज ए सिंपल बाइनरी फेज डायग्राम। अब हम लोग चलते हैं जहां पर पार्शियल सॉलिड सॉल्युबिलिटी है। पार्शियल सॉलिड सॉल्युबिलिटी यानी लिक्विड सॉल्युबिलिटी तो है, लेकिन पार्शियल सॉलिड सॉल्युबिलिटी हम लोग दो ले रहे हैं। एक मान लीजिए लेड है, एक टिन है। इसका एक बहुत कॉमन हम लोग का एलॉय हम लोग जानते हैं, सोल्डर कहते हैं। लेड और टिन, ये दो को हम लोग लिए। लेड और टिन में पार्शियल सॉलिड सॉल्युबिलिटी, यहां मान लीजिए लेड 100% है, लेड 100% और टिन 0%। यहां पर लेड 0% और टिन 100%। यानी जैसे जैसे आप राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो लेड घटता जा रहा है और टिन बढ़ता जा रहा है। अब इनमें पार्शियल सॉलिड सॉल्युबिलिटी है, मतलब लेड का मात्रा एक लिमिट से ज्यादा होगी तब उसमें टिन सॉल्युबल हो जाएंगे। उसी तरह टिन का मात्रा एक लिमिट से ज्यादा होगी तब वो लेड को सॉल्युबल कर लेगा। दिस इज व्हाट इज द पार्शियल। अब लेड को जब आप, यहाँ प्योर लेड है, इसको हीट करिए तो ये 323 डिग्री में लिक्विड हो जाए। 300 यहाँ टेम्परेचर इन लिक्विड, यहाँ पर कंपोजिशन है लेड और टिन का परसेंटेज, और ये 232 में 232 डिग्री टिन जो है वो मेल्ट कर 232। जब आप इसका देखेंगे पार्शियल सॉलिड सॉल्युबिलिटी है, इस तरह की डायग्राम बनेगी। यानी जब आप प्योर लेड को ले रहे हैं 323 के ऊपर ये लिक्विड, प्योर टिन को ले रहे हैं 232 के ऊपर लिक्विड, और उसके नीचे सॉलिड है। और जब आपकी लो टेम्परेचर में टिन उतना नहीं मिल रहा है, ये कर्व अगर देखिए ऐसे आ रहा है, यानी यहां पर लेड और टिन अलग अलग है, यहाँ लेड और टिन अलग अलग है। अभी ये नाम लिख रहा हूं, बाद में बदलूंगा। यानी इस पोर्शन में जब आप देखेंगे तो आपको यहां पर टिन लेड में सॉल्युबल है, पार्शियल सॉल्युबिलिटी, इसको कहते हैं अल्फा अल्फा। और यहां पर लेड टिन में सॉल्युबल है, इसको कहते हैं बीटा, और इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। यानी यहां आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है टिन का सॉल्युबिलिटी लेड में बढ़ता जा रहा है, और यहां सबसे ज्यादा है, इतना परसेंट, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा परसेंट ऑफ टिन को ये लेड सॉल्युबल कर लेगा। उसी तरह लेड का इतना परसेंट तक टिन में सॉल्युबल हो जाएगा। और ये भी
जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लिक्विड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी कोई भी बढ़ जाता है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी भी, लिक्विड सॉल्युबिलिटी। जब तक आप टेम्परेचर को नहीं बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम। यहां पर जो अल्फा है, अल्फा क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टिन इन लेड। यहां पर अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, पहले भी वहां अल्फा आयरन जैसे लिखा, अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टिन इन लेड। ये बीटा नाम दिया सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ लेड इन टिन, ये, और यहां पर अल्फा बीटा दोनों है। अब यहां जो है ये लिक्विड और अल्फा है, और यहां पर लिक्विड प्लस बीटा है। तो आप अगर देखें ये लाइन लिक्विड और कंबाइंड फेज को अलग कर रहा है, ये लाइन लिक्विड और कंबाइंड फेज को अलग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो लाइनें हैं इनको कहते हैं लिक्विडस लाइन। पहले भी हमने ये बताया, लिक्विडस लाइन जो सेपरेट करता है लिक्विड फेज और कंबाइंड फेज, इसको कहते हैं लिक्विडस लाइन। उसी तरह ये लाइन को देखें सॉलिड और कंबाइंड फेज, ये लाइन को देखें सॉलिड और कंबाइंड, इसको कहते हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको कहते हैं सॉलिडस लाइन, ये। लेकिन अगर इस लाइन को देखें, इस लाइन को और इस लाइन को, ये सॉलिड फेज है अल्फा, ये सॉलिड फेज है अल्फा प्लस बीटा का, ये दो अलग अलग फेज है। यहां एक सिंगल फेज है। तो ये लाइन जो एक सिंगल फेज सॉलिड और दो फेज सॉलिड को अलग कर रहा है, इनको क्या कहते हैं? ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये पूछा जाता है, इसको कहते हैं सॉल्वर्स लाइन। सिंपल बाइनरी फेज डायग्राम में दो लाइन हमने बताया था, लिक्विडस सॉल्टस, ये सॉल्वर्स। सो व्हाट इज दिस सॉल्वर्स लाइन? सॉल्वर्स लाइन सेपरेट बिटवीन टू सॉलिड, liquidus line separate between liquid and liquid solid, solidus line separate between liquid solid and solid, but solvus line separate between two solid। तो ये लाइन है। अब आप कोई भी कंपोजिशन कर लीजिए, मान लीजिए ये आपने लिया, शुरू में लिक्विड सॉल्युबिलिटी कम है, टेम्परेचर बढ़ा तो थोड़ा सॉल्युबिलिटी बढ़ा, ये यहां से लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, यहां लिक्विडिफिकेशन कंप्लीट हुआ, ऊपर जाएगा तो पूरा है। उसी तरह आप कोई भी लीजिए, ये लीजिए, यहां लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट, इसके ऊपर खत्म। यानी आप देखोगे कोई भी कंपोजिशन का आप लीजिए तो उसका सॉलिडिफिकेशन, लिक्विडिफिकेशन एक टेम्परेचर में शुरू हो रहा है और फिर एक टेम्परेचर में जाके कंप्लीट हो रहा है, और ये सबसे लोएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर है। ये इसी को कहते हैं हम लोग टाई लाइन। दिस इज द टाई लाइन, दिस इज टाई लाइन। यानी टाई लाइन सबसे लोएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर इस सिस्टम का है। यहां पर जैसे लेड टिन का है तो ये 183 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप प्योर टिन ले तो 232 में, प्योर लेड ले 323 में, लेकिन अगर आप कंबाइंड कोई ले रहे हैं तो लोएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर 183। और किसी भी कंपोजिशन का आप लीजिए, एक जगह शुरू होगा, एक जगह, जैसे इसको हमने कहा ये सॉलिड में चल रहा है, सॉलिड फेज है, अल्फा बीटा है, फिर जैसे इस टेम्परेचर के ऊपर बढ़ गया सॉल्वर्स लाइन के ऊपर तो अब बीटा फेज चला गया, यानी प्योर टिन जो है वो खत्म हो गया, जो कुछ भी है वो लेड में सॉलिड सॉल्यूशन बना रहा है, अल्फा बन रहा है और सॉलिड फेज चल रहा है। यहां से लिक्विड होना शुरू हुआ, यहां लिक्विड प्लस अल्फा है, यानी लेड का जो सॉलिड सॉल्यूशन है, फिर ऊपर बढ़ा, यहां से पूरा लिक्विड बन गया। अब अगर आप इस कंपोजिशन का देखिए तो क्या हो रहा है, इसको जब आप हीट कर रहे हैं तो इसी टेम्परेचर में वो लिक्विड बन जा रहा है 183 में, एक ही टेम्परेचर में। जैसे प्योर वाले होते हैं, प्योर मेटल
एक टेम्परेचर में लिक्विड हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसी तरह इस कंपोजिशन का लेड और टिन एक ही टेम्परेचर में हो रहा है। तो अगर हम ये सबसे लोएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर है, क्या हो रहा है, दो सॉलिड फेज आ रहे हैं और हीट करते ही वो लिक्विड बनता है, या सॉल्टिफिकेशन करोगे तो एक लिक्विड आ रहा है, जैसे ही वो टेम्परेचर आ रहा है वो दो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस पॉइंट को इसको कहते हैं यूटेक्टिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, यूटेक्टिक, यानी यूटेक्टिक पॉइंट का मतलब और इस टेम्परेचर को कहते हैं यूटेक्टिक टेम्परेचर। यूटेक्टिक टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर व्हिच पासेस थ्रू द यूटेक्टिक पॉइंट, जो कि यूटेक्टिक पॉइंट होते हुए जाता है। और ये जो यूटेक्टिक टेम्परेचर है, ये इस सिस्टम का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर है। आयरन कार्बन में आप देखोगे 1130 इज द लोएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द आयरन कार्बन सिस्टम, उस समय वहां हम बताएंगे। यहां पर आप अगर देखें, आप किसी भी उसमें अगर आप देखें और गिब्स रूल को यूज किया जाए, इन गिब्स रूल में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। गिब्स को अगर आप देखें, गिब्स रूल कहता है F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2, लेकिन ये 2 क्या था, एक्सटर्नल पैरामीटर थे, टेम्परेचर प्रेशर। यहां प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर वेरिएबल चला गया, तो मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड होके ये F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1, 2 की जगह में 1 ले लिए क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो इस अगर गिब्स फेज रूल को किसी में भी आप लगाइए, जैसे यहां लगाएंगे तो यहां क्या है, फेज कितने हैं, 2 है, अल्फा प्लस बीटा। कंपोनेंट क्या है, 2 है। तो अगर आप गिब्स फेज रूल को यहां लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहां हम कर रहे हैं F इज इक्वल टू सी, दो कंपोनेंट है, C माइनस पी, पी भी 2 है, प्लस 1, इसका मतलब है 1, यानी यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 1। क्यों, आप कोई किसी को परिवर्तन करिए, आप ये कंपोजिशन था, ये टेम्परेचर था, आपने कहा टेम्परेचर बढ़ा दिया, बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी अल्फा बीटा में रहेंगे, कंपोजिशन को बदलना की जरूरत नहीं है, उसी में रहोगे। आप मान लीजिए कहोगे कंपोजिशन को बढ़ा दिया, यहां ला दिया, टेम्परेचर को परिवर्तन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक को बदलने से दूसरे को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, आप वही उसी सिस्टम में रहोगे। लेकिन अगर आप कहीं बाउंड्री पे रहो, इस बाउंड्री पे रहो, यहां पर क्या है, यहां पर यहां अल्फा बीटा था, यहां एल और अल्फा, यानी यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपका 3 फेज है। इस पॉइंट पे अगर हम निकालें तब सबसे ज्यादा मजा आएगा। इस पॉइंट में देखो तो एक तो सॉलिड फेज है, अल्फा प्लस बीटा 2 फेज है, और लिक्विड है। तो यहां पर अगर आप निकालो F इज इक्वल टू सी, यानी कंपोनेंट, माइनस P इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू यूटेक्टिक पॉइंट में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट, एट यूटेक्टिक पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। इस पॉइंट में क्या मतलब है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब यूटेक्टिक पॉइंट में जो टेम्परेचर होता है वो वेरी नहीं कर सकते हो, इनवेरिएंट है। यूटेक्टिक पॉइंट में जो कंपोजिशन होता है वो वेरी नहीं कर सकते हो, इतना ही कंपोजिशन का यही टेम्परेचर ही यूटेक्टिक पॉइंट को देगा। यानी ना तो टेम्परेचर को वेरी कर सकते हो ना कंपोजिशन। टेम्परेचर वेरी करो तो यूटेक्टिक पॉइंट नहीं रहेगा, कंपोजिशन वेरी करो तो भी यूटेक्टिक पॉइंट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि आपका यूटेक्टिक पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। एट यूटेक्टिक पॉइंट, ये कभी कभी निकालने के लिए भी बोलते हैं कुछ हाई लेवल का, उसमें अगर आप आगे बढ़ते जाएं, अब IAS वगैरह दें तो वहां निकालने बोलते हैं, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट यूटेक्टिक पॉइंट। एट यूटेक्टिक पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम
इज 0, इज 3 फेज वहां रहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। इस चीज को ध्यान रखिए। यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां पर भी आप कहीं पर भी देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 नहीं होगा, केवल यूटेक्टिक पॉइंट पे होगा या बाउंड्री पे केवल, और इस लाइन को कहते हैं, और ये टाई लाइन है। इस जो हमने फेज डायग्राम ड्रॉ किया, ये पार्शियल सॉलिड सॉल्युबिलिटी के कारण ड्रॉ किया, और जहां पर भी पार्शियल सॉलिड सॉल्युबिलिटी होगा वहां यूटेक्टिक कंडीशन आएगा, और इसीलिए इस फेज डायग्राम को कहते हैं यूटेक्टिक फेज डायग्राम। यूटेक्टिक फेज, उसको हमने कहा था सिंपल बाइनरी फेज डायग्राम, इसको कहते हैं यूटेक्टिक फेज डायग्राम, क्योंकि ये यूटेक्टिक कंडीशन को फुलफिल करता है। अब अगर यूटेक्टिक रिएक्शन को हम देखें, फेज डायग्राम में 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। यूटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टॉइड रिएक्शन, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, पेरिटेक्टॉइड, आगे दूसरे को बताऊंगा जैसे आयरन कार्बन में करेंगे। अभी यूटेक्टिक रिएक्शन क्या है ये समझो। यूटेक्टिक रिएक्शन कि लिक्विड ऑन हीटिंग, सॉरी लिक्विड ऑन कूलिंग, और कूलिंग रहे, ऑन कूलिंग convert into 2 solid phase, alpha plus beta. Alpha plus beta यानी 2 solid phase on heating convert into liquid. This is known as the eutectic reaction. लिक्विड को जब आप सॉलिडिफाई कर रहे हो तो एक पॉइंट पे वो 2 सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। 2 सॉलिड फेज को आप हीट कर रहे हो तो एक पॉइंट पे वो लिक्विड हो जा रहा है। इसी को कहते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन। और ये यूटेक्टिक रिएक्शन जिस फेज डायग्राम में हो रहा था, इसलिए उसका नाम हमने दिया यूटेक्टिक फेज डायग्राम। थोड़ा पीछे हम लोग चलते हैं, जो सिंपल बाइनरी उसमें हम गिब्स रूल को नहीं यूज किए थे। मैं जल्दी ड्रॉ करके आपको समझाने की प्रयास करा। जैसे हमने कहा था, ये आपका x है, ये आपका y है, ये का पोजीशन वेरिएबल है, टेम्परेचर है। ऐसे ये ड्रॉ किए थे हम लोग। अब देखिए इसमें क्या है, इसके ऊपर लिक्विड है, इसके नीचे सॉलिड है, यहाँ लिक्विड प्लस सॉलिड। यहाँ सॉलिड सिंगल फेज है, वहां अल्फा बीटा हो रहा था, 2 अलग अलग सॉलिड थे। यहाँ लिक्विड सॉल्युबिलिटी है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी है, इसलिए यहाँ सिंगल फेज, ये भी सिंगल फेज। अब अगर यहां पर आप गिब्स फेज रूल, यहां भी 2 चीज आ गया, तो गिब्स फेज रूल क्या होगा, मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल, मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल, क्योंकि एक हमने कांस्टेंट ले लिया इसलिए मॉडिफाई हो गया, F = C - P + 1। आप मान लीजिए यहां है, ये आपकी कंपोजिशन है, ये आपकी टेम्परेचर है। आपने कहा टेम्परेचर को थोड़ा यहां बढ़ा दो, कंपोजिशन को बदलने की जरूरत होगा क्या दूसरा पेज आ जाएगा? नहीं, वही फेज है। आपने कहा कंपोजिशन को घटा दो, यहां ले आओ। टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना पड़ेगा क्या? कोई दूसरा फेज आ जाएगा? नहीं, वही फेज है। यानी आप टेम्परेचर को बदलो, कंपोजिशन को बदलने की जरूरत नहीं है, कंपोजिशन को बदलो, टेम्परेचर को बदलने की जरूरत नहीं है। यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप बाउंड्री यहां, लेकिन सुनो, यहां समझो, यहां लिक्विड और सॉलिड 2 फेज नहीं है, लिक्विड अलग फेज है, सॉलिड अलग फेज है, इसलिए यहां भी सिंगल है, या तो लिक्विड को लेके सोच। लेकिन ये बाउंड्री पे अगर मान लीजिए ये बाउंड्री है, यहां देखो, यहां पर एक सॉलिड फेज है और दूसरा एक लिक्विड फेज भी है।
जैसे ही यहां पहुंचे हुए लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, कितने मात्रा में हो रहा है नहीं, लेकिन एक लिक्विड फेज आ रहा है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि यहां दो फेज है। अगर इस बाउंड्री में आप लगाओ डिग्री ऑफ फ्रीडम की इक्वेशन को, कंपोनेंट हो गया 2, फेज हो गया 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 1। यानी यहां पर अगर आप देख रहे हो, जैसे इस जगह में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम को लगाए होते, मैं वो एफ लिख दे रहा हूं। एफ का मतलब आप समझ रहे हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ एट ए क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 2 कंपोनेंट 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2, यानी कंपोजिशन और टेम्परेचर दोनों इंडिपेंडेंट है, 2 हो गए। लेकिन एट बी, एफ एट बी, एफ इज इक्वल टू 1, यानी यहां किसी एक को बदल सकते हो, दूसरे को ऑटोमेटिक बदलना पड़ेगा। जैसे ये कंपोजिशन था, ये टेम्परेचर था, मान लीजिए। अब अगर आप कह रहे हो कि टेम्परेचर को बढ़ा दे रहा हूं, यहां तक ले जा रहा हूं और कंपोजिशन को नहीं बदलूंगा, तो क्या होगा, ये यहां आ जाए, हाँ, यानी ये जो 2 फेज से सिंगल फेज में आ जाएगा और लिक्विड अलग हो जाएंगे। यानी अगर इनको 2 फेज में लेना है तो कंपोजिशन को यहां लाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिलेगा। या अगर मान लीजिए आपने कंपोजिशन को बढ़ा दिया या घटा दिया, मान लीजिए घटा दिया, यहां पहुंचा दिया, तो ये यहां पहुंचेगा। अगर इसको आप मिक्स फेज में लेना पड़ेगा, सॉरी 2 फेज में, तो यहां तक आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कंपोजिशन को बदल रहे हो तो टेम्परेचर को भी बदलना पड़ रहा है, टेम्परेचर को बदल रहे हो तो कंपोजिशन को भी बदलना पड़ रहा है। इसका मतलब एक डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट है, यानी एक ही इंडिपेंडेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। ये आपकी जो सिंपल बाइनरी फेज डायग्राम था, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले इक्वेशन को जब हम लोग यूज करते हैं तब वो आते हैं। अब आइए हम लोग इसके बाद सीधे जा रहे हैं, बाकी 2 कंडीशन को ना करके सीधे हम लोग जाएंगे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में। लेकिन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में जाने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयरन को समझना जरूरी है। आयरन जो एक कॉमर्शियल नेम है, यूज के है, हम बोलचाल की भाषा में यूज करने के लिए आयरन बोलते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट नेम है वो आयरन का अलग अलग है। तो उनके ये कॉन्स्टिट्यूएंट को समझना जरूरी है, तभी हम आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम को समझ सकते हैं, क्योंकि वहां कोई आयरन वायरन नहीं लिखा रहे, वहां पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट रहे। तो हम लोग पहले उनको जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आयरन। आयरन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या, ये जानना जरूरी है। पहला जो आयरन के कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको कहते हैं फेराइट। नाम तो सुने हैं, ये सब आपको फेराइट, मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, परलाइट, ये शब्द आपको बड़ा अपना लगना चाहिए। इसको जब समझ जाओगे तो अपना लगेगा। अपना वही लगता है जो इसको समझ जाते हैं, जिसको समझ नहीं पाते हैं। कोई भाषा कोई बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आता है, अपना लगता ही नहीं है। लेकिन वही भाषा अगर समझते हैं आप तो लगता है कि अपना है। तो यहां पर फेराइट क्या है, इट इज प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। क्या मतलब है प्योर फॉर्म ऑफ आयरन? यानी नॉर्मली आयरन जब आप बोलते हैं ना, उसमें कार्बन होता है, अगर कार्बन ना हो तो वो प्योर फॉर्म है। यानी आयरन फ्री फ्रॉम कार्बन, उसी को कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं प्योर फॉर्म। यानी एकदम 0% कार्बन हो नहीं, कार्बन लेस देन 0.02%।
इतना अगर कार्बन है, कार्बन का मात्रा अगर 0.02% से कम है तो हम लोग कहेंगे उसको प्योर आयरन, यानी आयरन फ्री फ्रॉम कार्बन। इसको कहते हैं हम लोग प्योर फॉर्म। और इसका नाम है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नाम है फेराइट। नॉर्मली जब आप आयरन कहते हो तो एक सोच आता है कि मजबूत, हार्ड। इंदिरा जी को बोला जाता था आयरन लेडी, मजबूत। लेकिन ये आयरन इतना मजबूत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं मक्खन की तरह मुलायम है, बट जिस तरह की सोच है कि मुक्का, आयरन मुक्का है, यानी बहुत ही वो है, तोड़ देगा सब कुछ। नहीं, ये ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट दैट हार्ड। तो दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, जिसका नाम है फेराइट। अब क्या होता है, आयरन में कार्बन मिला है आपने, कार्बन मिलता है। कार्बन जैसे ही मिलता है आयरन में तो आयरन कार्बाइड बना जाता है। और ये जैसे ही कार्बन आप मिलाते हैं हार्डनेस आता है, ज्यादा और मिलाइए तो और हार्डनेस आएगा। यानी हार्डनेस के, आयरन के हार्डनेस का मुख्य कारक कार्बन है, कार्बन परसेंटेज है। तो कार्बन जैसे मिलाते हैं कार्बाइड बनाता है, और उस कार्बाइड को हम लोग कहते हैं सीमेंटाइट। जैसे मिलाते हैं कार्बन, सीमेंटाइट। इट इज कार्बाइड ऑफ आयरन। यानी Fe3C, कार्बाइड ऑफ आयरन। सीमेंट, कार्बन जैसे ही मिलता है कार्बन, इट इज हार्ड, ये हार्ड होता है। और जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ेगा, हार्डनेस वैसे ही बढ़ेगा। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज मीडियम कार्बन स्टील से ज्यादा रहता है, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज लो कार्बन स्टील से ज्यादा रहता है। और हार्डनेस वैसे लो कार्बन स्टील से मीडियम कार्बन स्टील ज्यादा है, मीडियम कार्बन स्टील से हाई कार्बन स्टील का ज्यादा है। तो जैसे ही आप कार्बन को मिलाते हो तब वो कार्बाइड बनाता है, आयरन कार्बाइड, और इसी को कहते हैं सीमेंटाइट, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट। अब आपने कार्बन को मिला, अब थोड़ा सा कार्बन मिला दिए, तो ऐसा ही नहीं कि पूरा 100% आयरन को कार्बाइड बना दे, संभव नहीं है, आप उतना मिलाए नहीं हो। थोड़ा सा कार्बाइड में कन्वर्ट हुआ, सीमेंटाइट बना देगा। लेकिन फेराइट भी कुछ रहेंगे, कुछ प्योर फॉर्म। अब मुट्ठी भर चीनी लेके ड्रम भर पानी में नींबू निचोड़ के एक ठो डाल दो और कहो कि बन गया शरबत एकदम मीठा नींबू, नहीं हो सकता भाई। कार्बन की मात्रा आपने कितना मिलाया उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना सीमेंटाइट बन गया, कितना सीमेंटाइट में कन्वर्ट हुआ। अगर पूरा कन्वर्ट हो गया बात अलग है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो वहां पर सीमेंटाइट और फेराइट दोनों हैं। सीमेंटाइट भी मौजूद है और फेराइट भी मौजूद है। तो इसी को कहते हैं, मतलब सीमेंटाइट और फेराइट दोनों जब मौजूद रहते हैं तब वो लोग आपस में एक मैकेनिकल मिक्सचर बना लेते हैं। सीमेंटाइट भी है, फेराइट भी है, तो एक मैकेनिकल मिक्सचर। मैकेनिकल मिक्सचर का मतलब उसमें कोई केमिकल वो नहीं हो रहा है, केवल कोहेसिव एडिसिव फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग कहते हैं परलाइट या पियरलाइट। यानी सीमेंटाइट और फेराइट का मैकेनिकल मिक्सचर। इट इज ए मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ is a mechanical mixture of cementite and ferrite. Mechanical mixture, ferrite 87% by volume है and cementite 13। ये अप्रोक्सीमेट है, ये है। इट इज ए मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ सीमेंटाइट एंड फेराइट। फेराइट 87% एंड सीमेंटाइट 13%। जहां पर भी फेराइट सीमेंटाइट दोनों है तो मैकेनिकल मिक्सचर बनाएंगे। ये शब्द आया है पर्ल से, पर्ल का मतलब मोती होता है, और ये सॉफ्ट है। और कैसे फेराइट और सीमेंटाइट है, ऑल्टरनेट लेयर है। फेराइट है फिर सीमेंटाइट है, फेराइट है फिर सीमेंटाइट है, फेराइट है फिर सीमेंटाइट है, ऑल्टरनेट लेयर है। इट इज एन alternate layer of
ऑल्टरनेट लेयर, ब्रेड है फिर मक्खन फिर ब्रेड फिर मक्खन, ऐसे ही लोग हॉस्टल वगैरह में बनाते हैं। इट इज एन ऑल्टरनेट लेयर ऑफ फेराइट एंड सीमेंट। फेराइट का जो थिकनेस होगा ज़्यादा होगा, सीमेंटाइट का कम होगा, क्योंकि 87% फेराइट है और 13% है इट इज सॉफ्ट। ये सॉफ्ट हो, आयरन के कॉन्स्टिट्यूएंट में सबसे सॉफ्ट होता है, और अगर कोर्स परलाइट है, मोटे दाना का है, बहुत सॉफ्ट है, फाइन परलाइट है तो उससे थोड़ा कम सॉफ्ट है। सो दिस इज नोन एज दी परलाइट मैकेनिकल मिक्सचर। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट और आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट क्या है? इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन। इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन। समझो इसको, इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन। लेकिन गामा आयरन कब आएगा? यूनरी वाला, अब आयरन वाला याद करो, जो प्योर आयरन में 910 के ऊपर, और कार्बन वगैरह अगर मिला दिए तो और कम में होगा। तो गामा आयरन में मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ा होगा, तभी हीट किए होंगे। और जैसे नॉर्मल कंडीशन में कार्बन अब सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बना रहा था, लेकिन हीट करेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। हमने कहा था हीट करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी भी और लिक्विड सॉल्युबिलिटी। सीधी सी बात है, जैसे ही हीट करते हो इंटर एटॉमिक स्पेस बढ़ जाता है, तो अंदर आने देंगे फॉरेन एलिमेंट्स को। तो दिस इज लिक्विड सॉल्युबल, सॉलिड सॉल्युबल। गामा आयरन का मतलब टेम्परेचर हाई हुआ तभी गामा आयरन बनेगा। वहां ये सॉलिड सॉल्यूशन बना रहा है कार्बन, उसी को कहते हैं ऑस्टेनाइट। ये कॉन्स्टिट्यूएंट इसलिए जानने की जरूरत है, हीट ट्रीटमेंट में हमेशा कहते हैं कन्वर्ट इनटू ऑस्टेनाइट। समझ में आना चाहिए क्या मतलब है। यानी आप हीट करो, कार्बन जो बाहर है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी नहीं है, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बना रहा है, वो सॉलिड सॉल्यूशन बना ले, उसी को कहते हैं गामा आयरन। और आगे चल के हम लोग ऑस्टेनाइट को ही गामा आयरन कहते हैं, क्योंकि कार्बन रहता ही रहता है, 0% कार्बन के आयरन मिलता नहीं है। तो कार्बन अगर है तो वो ऑस्टेनाइट फॉर्म में होगा जैसे ही हीट करोगे। तो दिस इज नोन है, इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट उसको कहते हैं मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट क्या है समझो। मार्टेनसाइट है कि अगर आप ऑस्टेनाइट स्टील को, ऑस्टेनाइट स्टील का मतलब जिसको आप गर्म किए हो, उसको अगर तेजी से ठंडा करो, क्वेंचिंग करो, इस प्रोसेस को हम लोग क्वेंचिंग, रैपिड कूलिंग, तेजी से ठंडा करो, तो ये ऑस्टेनाइट परलाइट में कन्वर्ट होने के बदले, किसी और में कन्वर्ट होने के बदले में एक बहुत ही हार्ड कॉन्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मार्टेनसाइट। और ये जो मार्टेनसाइट होता है ये निडल लाइक स्ट्रक्चर है। निडल का मतलब नुकीला, सुई की तरह, ये हार्ड है, तो इसको हम लोग कहते हैं मार्टेनसाइट। यानी व्हेन ऑस्टेनाइट स्टील, नॉर्मल स्टील को नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में है, उसको ठंडा कर दो तेजी से, कुछ नहीं होगा। व्हेन ऑस्टेनाइट स्टील, पहले आप उसको ऑस्टेनाइट स्टील में कन्वर्ट करिए, इज क्वेंच्ड, QUENCHED, क्वेंच्ड का मतलब रैपिड कूलिंग, तेजी से ठंडा किया, रैपिड कूलिंग। आप लेके पानी में डुबो दिए, आप किसी ऑयल में डुबो दिए, आप क्वेंचिंग मीडिया में डुबो दिए, तेजी से ठंडा करें। When austenite steel is quenched, it is converted into a hard needle-like structure. Hard needle-like structure known as martensite. नुकीला,
नुकीला, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए तो इस तरह की निडल लाइट, और जितने भी नुकीले होते हैं ना, आप पेड़ पौधे के नुकीले पेड़ पौधे देखिएगा, बड़ा शार्प होते हैं, हार्ड भी होते हैं, कांटेदार वाले। तो ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट को आपको समझना जरूरी है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम को समझने के। फेराइट प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, सीमेंटाइट कार्बाइड ऑफ आयरन, कार्बन को मिलाया तो बना। परलाइट मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, 87% फेराइट 13% सीमेंटाइट। ऑस्टेनाइट सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन। फिर मार्टेनसाइट, व्हेन ऑस्टेनाइट स्टील इज रैपिडली कूल्ड, क्वेंच्ड, ये कन्वर्टेड इनटू, इसीलिए इस मार्टेनसाइट को कभी कभी कहते हैं इट इज ए सुपर सेचुरेटेड सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन। सुपर सेचुरेटेड इन अल्फा आयरन। अल्फा कहेंगे तो आप कहोगे नॉर्मल टेम्परेचर तो हो गया सर, नहीं, लेकिन सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन तब तक नहीं बनेगा जब तक आप गर्म नहीं किए होंगे। आप मान लीजिए चीनी को पानी में मिला रहे हैं, जैसे सीरा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठंडे पानी में चीनी को मिला देते हैं, वो उसमें उतनी सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा नहीं। गर्माते हैं तब जब हम ठंडा करते हैं तब वो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, शुगर इन वाटर। यहां भी पहले आपको गर्म करना पड़ेगा, सुपर सेचुरेशन। नॉर्मल कंडीशन में सेचुरेशन आएगा, चीनी को मिला रहे थे, अब नहीं मिल रहा है तो क्या करो, गर्म करो और मिल जाएगा चीनी, और चीनी डालो और आधा किलो चीनी चला जाएगा पानी में। तो सुपर सेचुरेटेड सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन, उसको हम लोग कहते हैं मार्टेन्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जब जान लेते हैं, फेज डायग्राम का जो ज्ञान है जो आपको अभी हम लोग डिस्कस किए, इनको लेके जब आप जाओगे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में, तो आपको जो अभी तक नॉर्मली आप पूछिए तो लोग ज्यादातर लड़के कहते हैं अरे सर कुछ नहीं, रट लिए थे, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, रट लिए थे कि यहाँ फेराइट है, यहाँ सीमेंटाइट है, यहाँ ऑस्टेनाइट। नहीं, रटने की जरूरत नहीं होगी। जैसे जैसे आप देखोगे कंपोजिशन टेम्परेचर तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, यहाँ ऑस्टेनाइट क्यों है, यहाँ परलाइट क्यों है, यहाँ सीमेंटाइट क्यों है, यहाँ फेराइट क्यों है। ये सारी चीजें, यहाँ डेल्टा सोल्यूशन कहाँ से आ गया, ये सारा चीज बड़ा ही क्लियर समझ में आएगा। हम लोग आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा यूनरी फेज डायग्राम में एक चीज भूल गए हैं जो इंटरव्यू की में जरूरत होती है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वो है जब आपको मैं यूनरी फेज डायग्राम समझाया था, हमने कहा था यहाँ हमने प्रेशर को ले लिया था, यहाँ हमने टेम्परेचर को ले लिया था, यूनरी था इसलिए वो लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा था कि 910 तक अल्फा आयरन था, 910 से 1400 तक आपकी गामा आयरन था, और यहां से मेल्टिंग था या 1539 प्योर आयरन है, डेल्टा था। ये जो डायग्राम था वो इस ये VCC है, ये FCC है, फिर BCC, ये हमने आपको कराया था। लेकिन जब हम कोई चीज लिखते हैं तो ABCD ऐसे लिखते हैं, ABD नहीं लिखते हैं या ACD नहीं लिखते हैं, लिखते हैं कि एक सिस्टम है। उसी तरह अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोलते हैं, लेकिन यहां पर बीटा नहीं है, अल्फा गामा डेल्टा है, बीटा है ही नहीं। सवाल उठता है बीटा भूल गया है उस समय, क्या है, या जानबूझ के बीटे को नहीं दिया बीटा, क्या है। तो ये क्या है, एक्चुअली बीटा था शुरू में, ऐसा नहीं है कि बीटा नहीं था, अल्फा था, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद डेल्टा, फिर लिक्विड। लेकिन बीटा क्या मतलब था कि 767 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आयरन नॉन मैग्नेटिक, अबव
767 डिग्री सेंटीग्रेड, आयरन इज नॉन मैग्नेट। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, हम लोग आयरन को मैग्नेट मानते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल मानते हैं, लेकिन ये 767 तक है, उसके ऊपर नहीं है। अब कहीं मैग्नेट के रूप में आप यूज कर रहे हो, कोई चीज उसमें लगाए हुए, चिपकाए हुए, मैग्नेट है, और टेम्परेचर बढ़ गया तो गिर जाएगा, क्योंकि वो नॉन मैग्नेट हो जाएगा, जानना जरूरी है। तो ये फिर इसमें उन लोगों ने कहा कि 767 के ऊपर बीटा, फिर 910 के ऊपर गामा, फिर 1400 के ऊपर डेल्टा, ऐसा उन लोगों ने बोला। लेकिन मटेरियल साइंस के प्रिंसिपल से, मटेरियल साइंटिस्ट के हिसाब से बीटा तब तक एक नया नाम आप नहीं दे सकते। तो ये नाम अल्फा गामा ये क्यों है, क्योंकि फेज बदल रहा है, एक दूसरा फेज आ रहा है, जबकि यहां फेज नहीं बदल रहा है, बीसीसी बीसीसी है एज पर द डेफिनेशन। प्रॉपर्टी बदलने से नाम नहीं बदलेगा, मटेरियल साइंटिस्ट इसको स्वीकार नहीं किए, कहना ये नहीं हो सकता है, ये बीटा हटाइए, ये नहीं हो सकता। बीटा नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर कोई फेज नहीं बदल रहा है। फेज बदलेगा तब एक नया नाम आएगा, फेज नहीं बदल रहा है, इसलिए वो बीटा स्वीकार नहीं है। प्रॉपर्टी बदलने, प्रॉपर्टी बदलने में अगर आप नाम बदलो ना यार, तो एक नॉर्मल इंसानों को सवेरे से लेकर रात तक सोने तक अगर प्रॉपर्टी के कारण नाम दो तो राम से शुरू करोगे तो रावण तक पहुंच जाओ। प्रॉपर्टी बदलने से नाम नहीं बदलता है। फिर अगर नॉनवेज छोड़ दे तो हम नहीं कहेंगे कि वो बिल्ली है, ऐसा नहीं बोलेंगे, या बिल्ली भी शायद नॉन वेजिटेरियन, हिरन है, ऐसा नहीं बोलेंगे। यहां मटेरियल साइंटिस्ट बोलते हैं भैया फेज बदला, क्या बदला तो नया नाम दो, नहीं तो नहीं। तो यहां पर ये हट गया। लेकिन दूसरी चीज मेरे दिमाग में आता था कि भैया अगर हट गया और बीटा को स्वीकार नहीं किए तो बदल दिए होते, अल्फा बीटा गामा लिख दिए होते। ये अल्फा गामा डेल्टा लिखने के बजाय अल्फा बीटा गामा, ठीक है बेटा, यहां नहीं स्वीकार किए, गामा को बीटा लिख दो, डेल्टा को गामा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जानबूझ के नहीं किया गया कि नहीं बीटा को आप ओमिट रखो, बीटा को आप अभी छोड़े रहो, ताकि जब भी ये फेज डायग्राम की बात होगी तो उस समय बीटा की जिक्र होगा और ये समझ में आएगा कि ये जो नाम दिया जा रहा है ये फेज के कारण दिया जा रहा है। फेज बदलता है तो नया नाम, प्रॉपर्टी बदलने से नहीं। ये सारे डिस्कशन फेज डायग्राम में आए, इसीलिए बीटा यहां पर नहीं, गामा को बीटा किया गया, डेल्टा को गामा नहीं किया गया, और बीटा को अलग रखा गया ताकि बीटा के बारे में डिस्कशन हो। जनरल एक इंटेलिजेंट, एक जनरल सेंस में, कॉमन सेंस में लोग कहेगा क्यों ऐसा नाम दिया अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा क्यों नहीं दी, तो इस कारण से बीटा को रखा गया। अब हम लोग जो सबसे मजेदार और लड़कों के हिसाब से कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आयरन कार्बन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले जब बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आता था रेलवे वगैरह में, हर दूसरा तीसरा में आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम को ड्रॉ करके लेबल करो, ये आता था 20 नंबर, तो ये रटते थे लड़के, तो उसमें हम लोग जाएंगे। लेकिन ये सारे ज्ञान को लेते हुए फेज डायग्राम के ज्ञान, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ज्ञान, ये सब लेके जब हम आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम को देखेंगे और समझेंगे, बहुत ही आसान लगेगा, मजेदार लगेगा।